दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये टोटल 2 पार्ट में होगा, जिनमें वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को एक ऐसे डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा जिससे कि भारत रशिया के ऊपर से अपने डिपेंडेंसी को और कम कर सकेगा और भारत के द्वारा डेवलप किए जाने वाले हथियारों में और रशियन इंजनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके जगह में भारत अपने खुद के द्वारा डेवलप किया हुआ इंजनों का इस्तेमाल करेगा। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारत जो राफेल एम एयरक्राफ्टों को फ्रांस से परचेस कर रहा है उसमें भी इंडियन एयरफोर्स के जैसे ही इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट मतलब इंडिया के लिए स्पेशल एनहेंसमेंट किया जाएगा। दोस्तों इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट में क्या क्या भारत के लिए स्पेशल रहेगा इसके बारे में जानने के लिए और किस तरीके से भारत रशियन इंजनों को डंप करके अपने इंजनों को इस्तेमाल करने जा रहा है इसके बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों इंडिपेंडेंट के बाद से ही आप एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत के द्वारा रशिया के ऊपर हथियारों को लेकर काफी अधिक डिपेंडेंट किया गया और इसी कारण आज के दिन में भी भारत में जितने हथियारों का इस्तेमाल होता है उनमें भी बड़े मात्रा में हथियार आइदर सोवियत ओरिजिन का है या फिर रशियन ओरिजिन का है। हालांकि बीते कुछ सालों में इसमें काफी कमी आया है और भारत अपने इन हथियारों को इंडिजिनियस हथियार मतलब स्वदेशी हथियारों से रिप्लेस कर रहा है। पर दोस्तों ऐसे कई सारे स्वदेशी हथियार भी है जो कि भारत की तरफ से तो डेवलप किया गया है, लेकिन इनमें काफी सारे हथियारों में रशियन इक्विपमेंट भी लगा हुआ है, जिनमें भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ कुछ मिसाइल और कुछ ड्रोनों के इंजनों से शुरू करके कुछ अन्य सिस्टम्स और सब सिस्टम भी शामिल है। पर क्या आप लोगों को पता है कि भारत अब केवल मात्र इंडिजिनियस हथियारों से रशियन हथियारों को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसे रशियन इंजनों को भी अपने ड्रोनों से दूर कर रहा है और ऐसे ड्रोनों में भारत की तरफ से डेवलप किया हुआ स्वेप्ट मतलब स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टविड ड्रोन भी शामिल है। अब दोस्तों ये जो स्वेप्ट ड्रोन है इसे असल में भारत के जो घातक स्टेल्थ अनमैन एरियल व्हीकल है उसे के ही मिनिएचर वर्जन के रूप में बनाया गया है और रिपोर्ट में अब दावा किया जा रहा है कि ये केवल मात्र मिनिएचर वर्जन के रूप में ही नहीं रहेगा, बल्कि इसे एक प्रॉपर एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पर इन ड्रोनों को डेवलप करने के दरमियान भारत के द्वारा इसमें रशियन इंजनों का इस्तेमाल किया गया है और अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत अब और इसमें रशियन इंजन का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि इसके जगह में इसमें पावर सोर्स के रूप में STEF मतलब स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हो सकता है। अब दोस्तों इनिशियली तो इसे एक स्केल डाउन वर्जन और टेस्ट विड के रूप में ही बनाया गया था और कुछ महीने पहले इसके सक्सेसफुल फ्लाइट को अंजाम देके भारत के द्वारा मतलब DRDO के द्वारा एक बहुत बड़े माइलस्टोन को अचीव किया गया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये टेस्ट विड के रूप में नहीं रहेगा, बल्कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए इसका एक्सटेंड एलोन प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाया जाएगा और इसके लिए भारत अपना कमर कस चुका है। दोस्तों स्टेल्थ अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल में तो भारत के द्वारा ही डेवलप किया हुआ कावेरी इंजनों के ड्राई वेरिएंटों को इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट को भी संपूर्ण स्वदेशी करना है तो इसमें भी भारत को अपना इंजनों का जरूरत है। अब दोस्तों ये जो स्वेप्ट अनमैन एरियल व्हीकल है ये असल में 1 टन कैटेगरी का एक ऐसा ड्रोन है जो कि काफी हद तक एक हथियारों से लैस छोटे स्टेल्थ ड्रोन में कन्वर्ट हो सकता है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसमें असल में रशिया के NPO Saturn 36 MT इंजन का इस्तेमाल हुआ है और इसे DRDO आसानी से स्मॉल टर्बोफैन इंजनों से रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इन इंजनों को भी सबसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के लिए डेवलप किया गया था। ये इंजन करीब करीब 400 किलोग्राम फोर्स जनरेट कर सकता है और दोस्तों ये ऐसे मिनिएचर ड्रोन के लिए भी परफेक्ट होगा। अब दोस्तों ये जो स्मॉल टर्बोफैन इंजन कहा जा रहा है ये असल में मानिक इंजन के नाम से भी पहचाना जाता है और आपके जानकारी के लिए बता दो कि मानिक इंजन को वन टाइम यूज इंजन के रूप में बनाया गया है, मतलब इसे फिलहाल के कंडीशन में तो ऐसे घातक जैसे ड्रोनों में इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। इसीलिए रिपोर्ट में दावा भी किया जा रहा है कि इसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा, जैसे कि इसमें डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम, एडवांस फ्यूल कंट्रोल सिस्टम, जायरो सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों को लगा के इसे एक प्रॉपर अनमैन एरियल व्हीकल के जेट इंजनों में परिवर्तन किया जाएगा, जिससे कि 400 किलोग्राम फोर्स थ्रस्ट वाले ये इंजन एक परफेक्ट सोल्यूशन बन सकेगा। दोस्तों भारत की तरफ से ये सक्सेसफुल परीक्षण को अंजाम देके एक तरीके से ये साबित किया गया है कि 1 टन कैटेगरी के ऐसे ड्रोन भारत डेवलप करने में सक्षम है। ऐसे में दोस्तों संपूर्ण टेस्ट करने के बाद अगर इस प्रोजेक्ट को ऐसे ही एबंडन किया जाता है तो ये रिसोर्सेज का एक लॉस होगा और शायद इन्हीं कारणों की वजह से इन्हें एक प्रॉपर छोटे आकार के स्टेल्थ अनमैन एरियल व्हीकल में कन्वर्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसमें 2 हार्ड पॉइंट होगा जो कि प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशनों से लैस हो सकेगा और ये स्मॉल और मिड साइज के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम होगा और ऊपर से दोस्तों स्टेल्थ फीचर होने के कारण दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करने के बावजूद दुश्मन के द्वारा इसे देख पाना नामुमकिन होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि अगर ऐसे छोटे आकार के ड्रोन के लिए भारत को इंजनों को इंपोर्ट करना पड़ता है तो ऐसे ड्रोनों की कीमत भी काफी अधिक होगा और शायद इन्हीं कारणों की वजह से ये इंडिजिनियस सोल्यूशन को ही अपनाया जा रहा है। अब रिपोर्ट के मुताबिक गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ये जो स्मॉल टर्बोफैन इंजन है इसे लेके भी काम कर रहा है और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस प्रोग्राम में एक इंटीग्रेटेड टेस्ट विड फॉर कॉम्बैट मॉड्यूल को भी जोड़ा गया है और इसमें गोदरेज एरोस्पेस जैसे कंपनी का भी मदद लिया जा रहा है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा
दावा किया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट को परचेस करने को लेके डिसीजन ले लिया गया है और प्रधानमंत्री के ये जो दौरा है इस दरमियान एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा। और दोस्तों साथ ही साथ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि जिन राफेल एम एयरक्राफ्ट को भारत के द्वारा परचेस किया जा रहा है इन एयरक्राफ्टों में भी इंडियन एयरफोर्स के 36 राफेल एयरक्राफ्ट के जैसे इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 36 राफेल एम एयरक्राफ्ट को परचेस किया गया था तब डील में इन इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट को रखा गया था और दोस्तों इसके लिए भारत के द्वारा अतिरिक्त भुगतान भी किया गया था। राफेल एम एयरक्राफ्टों में जो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट का जिक्र किया जा रहा है असल में इस एनहांसमेंट के तहत एयरक्राफ्टों में हाई कैपेबल मिसाइलों को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जबकि इसके अलावा लो बैंड जैमर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी होगा और ये सब कुछ इसीलिए जोड़ा जाएगा क्योंकि ये इंडिया के एक रिक्वायरमेंट है। हालांकि इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि राफेल एम एयरक्राफ्ट भी F3R स्टैंडर्ड के ही एयरक्राफ्ट होगा और इसमें एक मेजर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के भी अपग्रेडेशन होगा। यहाँ पे दोस्तों जो F3R वेरिएंट का जिक्र किया जा रहा है ये असल में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदा गया राफेल एयरक्राफ्टों के ही अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसके साथ साथ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन अपग्रेडेशनों में एयरक्राफ्टों में एक इंटीग्रेटेड एवियोनिक सिस्टम और मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को भी लगाया जाएगा, जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्ट में लेटेस्ट लेजर गाइडेड वर्जन के स्निग्मा आर्मामेंट एयर सोल मॉड्यूल मतलब AASM मॉड्यूल एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन वेपनों को भी लगाया जाएगा। इसके अलावा एडिशनली राफेल एम एयरक्राफ्टों में थेल्स के RBE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, थेल्स के ही टेलोस लॉन्ग रेंज के एयरबॉर्न टारगेटिंग पॉड और ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन अवेयरनेस सिस्टमों को भी लगाया जाएगा। हालांकि इसके अलावा इंप्रूव बॉडी टू बॉडी रिफ्यूलिंग पॉड और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बॉडी टू बॉडी रिफ्यूलिंग प्रॉप का मतलब यह होता है कि एक राफेल एयरक्राफ्ट हवा में दूसरे राफेल एयरक्राफ्ट को एरियल रिफ्यूलर के जैसे रिफ्यूल भी कर सकेगा। मतलब एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर से और किसी तरीके का कोई एरियल रिफ्यूलर का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है, बल्कि राफेल ही दूसरे राफेल को मदद कर सकेगा। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का जिक्र किया जा रहा है ये असल में राफेल के सबसे ताकतवर तरीन हिस्सा है और इवन बताया ये भी जाता है कि ये राफेल के सबसे कॉस्टली सिस्टम भी है और कई कई जगहों में तो ये भी बताया जाता है कि कुल राफेल एयरक्राफ्ट के करीबन 20 से 30% कीमत तो केवल मात्र ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का ही है। और इन सभी सिस्टमों से जो राफेल एम एयरक्राफ्ट है इसके जो सिचुएशनल अवेयरनेस है उसमें भी काफी बढ़ोतरी होगा और इसके ऑपरेशनल रेंज से शुरू करके इसके सर्वाइविलिटी भी इंक्रीज होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि राफेल एम एयरक्राफ्ट और जो इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले राफेल एयरक्राफ्ट है इसमें काफी अंतर है। राफेल एम एयरक्राफ्ट को कैरियर बॉर्न मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया गया है। हालांकि दोनों एयरक्राफ्टों में करीबन 70 से 80% ऐसे इक्विपमेंट है जो समान है। इन्हीं कारणों की वजह से इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों में जो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट किया गया है उन्हीं एनहांसमेंटों को इन एयरक्राफ्टों में भी किया जाना संभव हो पा रहा है। अब दोस्तों F3R वेरिएंटों में ये जो एनहांसमेंट है इससे असल में ये जो एयरक्राफ्ट है ये लगभग F4 वेरिएंट के जैसे ही बन जाएगा। मतलब ये इंडियन नेवी को भी जो राफेल एयरक्राफ्ट मिलने जा रहा है वो राफेल के आधुनिक वेरिएंट के ही जैसा है। दूसरी तरफ दोस्तों ये एयरक्राफ्टों के द्वारा इंडियन नेवी अपने कैपेबिलिटी को मजबूत करने के साथ साथ इंडियन ओशन के अंदर भी अपने दबदबे को मजबूत कर सकेगा और चाइना जिस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर आने का प्रयास कर रहा है उसे भी रोक सकेगा और इंडियन ओशन में एक तरीके से अपना इन्फ्लुएंस को और बढ़ा सकेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि रशियन इंजनों की जगह में भारत के द्वारा भारतीय इंजनों को इस्तेमाल करने का जो इरादा बनाया गया है और राफेल एम एयरक्राफ्टों को जिस तरीके से इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट किया जा रहा है ये भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।